स्वराज खबर लाइव में आपका स्वागत है। आज स्वराज के इस चौपाल पर युवा तुर्क दलित, वंचित और हाशिए की जिंदगी की रहनुमाई करने के लिए अपने करियर को दांव पर लगा करके समाज जीवन की धारणा के लिए अपने जीवन की आहुति लगाने वाले हमारे युवा तुर्क साथी, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिपब्लिकन सेना के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष करम सिंह धवाड़िया हमारे बीच मौजूद है। हम धवाड़िया जी से दिल्ली की राजनीति पर कुछ तीखे सवाल करेंगे और इस सवाल को आप देखते रहिए कि क्या समाधान है इनके पास में। नई पीढ़ी के राजनेता हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, नई जज्बात है और नया आगाज है। धवाड़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज के इस चौपाल में। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और यह कैरियर का टाइम है। राजनीति में आप कैरियर क्यों अपनाने के लिए आए हैं, क्यों राजनीति में आए हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं स्वराज खबर के सभी परिवार के सभी सदस्यों का जी आपका और स्वराज खबर लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने एक युवा को आज की दिनांक में जहाँ हम देख रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, युवा पीढ़ी कि मैंने अपना करियर दांव पे लगाया है। मेरे को लगता है कि मैंने अपना करियर दांव पे लगाया नहीं है, मैंने अपने जीवन की आहुति ही जो है वो हमारे समाज के लिए और हमारी राजनीति में जो गंदगी फैली हुई है उसको सफाई करने के लिए वो दे दिए। जी जी, तो आप इसी दल को अंबेडकर की विरासत संभालने वाले आनंद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोता हैं, ग्रैंडसन हैं, ठीक ना। अब जिस प्रकार से दलित राजनीति इतने बिखरे हुए हैं, इतने टूटे हुए कि दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरे एक वहाँ गिरे। अंबेडकर के नाम पर जो दुकानदारी चल रही है, तो आपने ये नई दुकान क्यों खोली? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं वास्तविकता क्या है। हमने अभी तक जितना रियलाइज़ किया, जितना हमने पढ़ा, जितना हमने राजनीति को देखा, पिछले कई दशक से हम लोग देखते आ रहे हैं। और अभी जो हालिया जो दिल्ली की हमने सूरत देखी कि जो आपने फ्री में बांटा वो लोगों ने ले लिया। हमने दुकानदारी शुरू नहीं की है और हमारा कोई दुकानदारी चलाने का मकसद भी नहीं है। अब मेरे सवालों से आप परहेज मत करें, आप खुल के बोले। जी नहीं, हमें उससे कोई मकसद हमारा जो है दुकानदारी चलाने का नहीं है। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि जो बेस बाबा साहब ने बनाया था दलित समाज के लिए, दलित समाज के लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, वो लोग कहाँ हैं? बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी दुकानदारियां चलाई, अपने महल अटारी गाड़ियां बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। गरीब जो है पिछले 7 दशक से, जब से देश आज़ाद हुआ है, लगभग 7 दशक से हम देखते आ रहे हैं कि गरीब और गरीब होता ही गया। और हर चुनाव में ये होता है कि गरीब के साथ किसी भी तरह का कोई भी, चाहे कोई भी दल हो, उसने कभी गरीब को सराहा नहीं है, गरीब को अपनाया नहीं है, उल्टा गरीब को और गरीब बनाया है। वजह क्या है कि जिस दिन गरीब की गरीबी दूर हो जाएगी तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। जी, लोगों में जब शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा तो उनको शायद ये समझ आने लगेगा कि हम इससे पहले जो करते आए हैं, जो वोट, देखो हमारा सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने हमें दिलाया, वोट देने का अधिकार। भी उस वोट देने के अधिकार में आपको पूरी ताकत मिल जाती है कि आप शिक्षा, आप अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी शिक्षक स्थिति को, अपने समाज की मानसिकता को हर तरह से आप दूर कर सकते हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं। परंतु हुआ क्या है, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही है, बीजेपी सत्ता में रही है, या अभी आप आम आदमी पार्टी को देखें, ऐसा क्यों होता है कि हर चुनाव में गरीब ही मुद्दा बनता है, गरीब को ही वोट के लिए? धवाड़िया जी, मैं आप जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का जन्म आपकी देख रेख में, आपकी नज़रों के सामने आम आदमी पार्टी का जन्म होता है। यहाँ झाड़ू है, दलितों का प्रतीक झाड़ू है। अरविंद केजरीवाल दलितों की बात करते हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आप आम आदमी पार्टी में ही चले जाते तो अच्छा रहता, कहीं से विधायक हो जाते। क्यों दलितों के बारे में सोचना, उनके लिए संघर्ष करना, उनके लिए पैसा झोंकना, और अरविंद केजरीवाल से विरोध करके एक आध टिकट मिल जाए तो समझौता करना चाहिए आपको। नहीं, देखो मैंने बताया आपको कि मैं अपनी आहुति दे चुका हूँ। मेरा मकसद राजनीति में अपने आप को खड़ा करना है, स्टैंड करना नहीं है।
ये प्राण चले भी जाएं, पर मेरा समाज जो है उस राजनीति को समझ पाए। अरविंद केजरीवाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के, उन्होंने क्या किया? धोखा दिया। उन्होंने दलित समाज को दोबारा से एक झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेके ये एक ऐसा धोखा दिया है कि आप अगर इतिहास को देखें पीछे जाके, तो नेहरू ने झाड़ू में डंडा लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल। नेहरू जी ने झाड़ू में डंडा अमेरिका लगाया के था। राजदूत ने कई पत्र शायद लिखा बिल्कुल था। बिल्कुल, बिल्कुल। कई पत्र उन्होंने लिखे। पत्र जी। लिखने के बाद जो है नेहरू जी ने कहा कि भाई ठीक है, इसमें डंडा लगा दो और ये कम से कम झुकना दो, हाँ, छोड़ दे, आने वाली पीढ़ी खड़ी हो सके। जी जी जी। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? उस झाड़ू से डंडा ही हटा दिया, दोबारा से फिर दलित को नीचे बिठा दिया, फिर झुका दिया। क्या बात आपने कही जी। तो जी। ये झुकने वाला और झुकाने वाले, देखो ये एक राजनीति की ऐसा षड्यंत्र है और अब शायद लोगों को समझ में आ रहा है। और इसका परिणाम आगामी चुनाव में, जो अभी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं अप्रैल में, या जितना भी जल्दी मार्च अप्रैल मई में, उसमें अरविंद केजरीवाल जी को ये पता चल जाएगा कि धोखा लोग खाते आए हैं और धोखा ही लोग खा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को डैमेज करेंगे तो कांग्रेस मुस्कुराएगी, भाजपा मुस्कुराएगी, फिर धवड़िया जी को खोजेगी, आप कितना वोट काटोगे, आज चलो तुम्हें जो है मैं पैसा दे देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो क्या करेंगे उस वक्त में? पद और पैसा के लोभ में फिर अपने वसूलों से भटक जाएंगे या फिर दलितों की लड़ते रहेंगे? नहीं, मेरा मकसद किसी को खुश करना नहीं है जी। खुश करने का मकसद होता है देवरानी जेठानी का, वो हमारे यहाँ नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं अपने समाज की उस सोच को बदल पाऊँ, उस सोच को उन तक वो बात पहुँचा पाऊँ कि ये 5 साल में एक बार आपके यहाँ आते हैं और हाथ जोड़कर चले जाते हैं। उसी हाथ जोड़ने को आप इनको अपना समझ लेते हो, और जब ये वोट का खेल ख़त्म हो जाता है, ये एक जो मेला चलता है 5 साल में, जब ये ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? आप दर बदर भटकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ना बहुत दूर की बात, आपको वो मिलते ही नहीं है। रही बात कि कांग्रेस या बीजेपी या कोई, मैं उनको मेरी अरविंद केजरीवाल जी से पर्सनली, या मैं कहूँ कि व्यक्तिगत तौर पे मेरी किसी से कोई ऐसा खटास नहीं है, ना बीजेपी से, कांग्रेस से। स्पेस बना के चलते हैं। कल अरविंद केजरीवाल इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे धवड़िया जी ने जो है हमारे साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया, सम्मान से बातचीत की। कहीं कहीं स्पेस का तो कोई मामला नहीं बन रहा है। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता। मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ कि आप जो पिछले 7 दशक से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, फिर से दोबारा बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि जो गरीबों के लिए राजनीति हो रही है, हर इलेक्शन में एक ही चीज़ आप देख लीजिएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी कहती थी हम गरीबी दूर कर देंगे, हम गरीबों के लिए ये कर देंगे, हम गरीबों के लिए वो कर देंगे, शिक्षा फ्री कर देंगे, प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं उनको, उनमें जो डोनेशंस का जो अंधा खेल चल रहा है उसको बंद कर देंगे। और जब कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार आती है तो फिर कांग्रेस भी यही सब चीज़ लेके खड़ी हो जाती है। आप पर कैसे दिल्ली विश्वास करेगी? नहीं, ये इसी प्रकार की बात सभी दल के अध्यक्ष करते हैं। आप भी रिपब्लिकन सेना के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, दिल्ली क्यों आप पर विश्वास करेगी? देखिए, विश्वास करने के लिए एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शायद आपने जैसा शुरू में बताया था कि मेरी अभी उम्र इतनी नहीं है, या मेरी एज या इतना तजुर्बा मेरे को नहीं है, पर एक कोई भी व्यक्ति, भगत सिंह 23 वर्ष के उसी बात पर आ रहा, कोई भी व्यक्ति जब अपने प्राण दांव पे लगाता है, क्योंकि मेरे को पता है राजनीति जो है एक ऐसी कीचड़ है कि कब ये दलदल आपको अंदर समा जाएगी पता भी नहीं चल पाएगा। घर परिवार सबका होता है, वीरेंद्र जी, हमारा भी है। उस परिवार से भी ज़्यादा आप देखो कि कब से कितने 500 साल से भी ज़्यादा, 5000 वर्ष से भी ज़्यादा हिंदुस्तान ने क्या देखा है? गुलामी देखी है ना। आज देश आज़ाद हो गया, आज भी क्या है? गुलामी तो चल रही है। अगर उस गुलामी की जंजीरों को मैं काट दूं किसी भी हद तक, थोड़ा भी, मैं नहीं कहता कि मैं 100% मतलब 100% अपने बात पर कायम कभी रहूं या ना रहूं, पर ये मैं वादा करता हूं आप लोगों को, और ये भरोसा दिलाता हूं कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे ये इंसान अपनी बातों से कभी पलटेगा नहीं। और धवड़िया जी, जो जाए लंका वही हो जाए रावण। जो सत्ता के निकट गया, सत्ता उसको अपने रंग में रंग लेती है। हम कैसे गारंटी यह मान लें कि धवड़िया जी कल मंत्री बन जाएंगे, कल बड़ा नेता बन जाएंगे? और जिस प्रकार से दलितों को पावदान बना करके, पैर पोष करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, उसको फिर से उसी बजबजाती जिंदगी में कराह भरने के लिए छोड़ देते हैं। आप क्या करेंगे? मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले एक बात जरा रखिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल रखिए। आप मुझे बताएं कि अभी पीछे आरक्षण की आग लगी, बड़ी जोरों से लगी,
हमें क्या जरूरत थी कि हम राजनीति में आए? हो सकता है इससे पहले कुछ पार्टियों ने ऐसे बहुत से नेताओं को देखा हो, कुछ यंगस्टर्स को देखा हो जो बाहर निकले हुए हैं, समाज का काम कर रहे हैं, उनको कैच करने की कोशिश भी की हो। रीज़न क्या है? आरक्षण की आग लगती चली गई। मेरी अभी कुछ मित्रों के साथ बातचीत हो रही थी, कहीं बैठे थे हम लोग, तो उसमें कुछ SC ST OBC और सभी अपना जनरल कैटेगरी के भी सभी लोग बैठे हुए थे, ऐसी कुछ चर्चा चली। उन्होंने कहा कि आरक्षण करम भाई किस लिए? आप तो संपन्न हैं, आपको आरक्षण किस लिए चाहिए? ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पर आपको भी किस लिए चाहिए? एक बात पे बात चली, तो मैंने उनको कहा कि देखो, आरक्षण खत्म करना या आरक्षण को बढ़ावा देना, ये मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान है। समाधान ये है कि आप इसमें अमेंडमेंट करें। मैं ये कहता हूं कि मेरे एक पुश्तैनी जमीनें, आपने अगर अपनी मेहनत से कोई चीज़ खरीदी है तो उसमें मेरा कोई हक नहीं बनता। बिल्कुल। तो कोई पुश्तैनी चीज़ चली आ रही है कभी से, किसी भी वक्त से, और उस पर हक जो है वो गवर्नमेंट का या हर उस व्यक्ति का है जो उस जमीन पर रहता है। आपके पास 10 एकड़ जमीन है, मेरे घर में 4 गवर्नमेंट जॉब है। आप अपनी 5 एकड़ जमीन मेरे गरीब भाइयों को दें, मेरे परिवार को दें, मैं अपनी 2 जॉब त्याग देता हूं। समानता लेके आनी है तो समानता हर स्तर पे लेके आनी चाहिए। धवरिया जी बताइए कि जब दलित पैसा वाला हो जाता है, पद वाला हो जाता है, सत्ता में जब दलित जाता है, तो जिस ब्राह्मणवाद का विरोध करके वह सत्ता के करीब पहुंचता है, सत्ता में जाते ही उसका चाल, चेहरा, चरित्र और चिंतन बदल जाता है। फिर वह एक ब्राह्मण का नया अवतार हो जाता है। नहीं, जैसे मायावती ने कहा कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार, ठीक है, तो बहुजन की बात करने लगी। सत्ता में गई तो सर्वजन की बात करने लगी। फिर कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। धवारिया जी तभी तक दलित की बात कर रहे हैं जब वो विधायक सांसद नहीं बने हैं। नहीं, धवारिया जी, मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे चुनाव लड़ने से पहले कभी मैं अगर चुनाव लड़ा, देखो, राजनीति में आने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप चुनाव लड़ें। आज दलित समाज की भागीदारी राजनीति में कितने परसेंट है, कितना प्रतिशत है? क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने कभी आने ही नहीं दिया आगे। तो इस आगामी चुनाव में क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? सभी सीटों पे, दिल्ली की सभी सीटों पे हम लोग चुनाव आपकी सांगठनिक तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी तैयारियां चल रही हैं, बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। और मैं ये चीज़ है कि आप कुछ भी करें, जब भी कुछ करने अगर कोई आदमी निकलता है, मेरे को एक शिव खेड़ा की बात याद आ गई। एक किताब में लिखा हुआ था उन्होंने कि मेक हैबिट डूइंग इट नाउ, कि कुछ करते रहने की आदत डालने। और जब आप कुछ करते रहने की आदत डालने हैं तो ये सच्चाई है कि रिजल्ट जैसा भी आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। बहुत कुछ नहीं आएगा तो कुछ जरूर आएगा। धवरिया जी, एक बात बताइए कि राजनीति आज प्रबंधन हो गई है, इट हैज़ बिकम नाउ ए मैनेजमेंट, और इस मैनेजमेंट के लिए मनी चाहिए। तो जब चुनाव लड़ेंगे आप तो फिर टिकट बांटेंगे या बेचेंगे आप? नहीं, हम टिकट, देखो, बेचने का जो कारोबार है, पैसा कहाँ से लाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी आगामी चुनाव, अभी पीछे जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में देखा है कि अन्ना हजारे साहब के आंदोलन से ये जो पार्टी बनी, तो कोई चुनाव लड़ने के लिए इतने ज़्यादा पैसे की या इतना रुतबा या इतनी चीज़ों की जरूरत मेरे को नहीं लगता कि है। क्यों? क्योंकि वोटों परसेंटेज आप अगर जाएं देखने तो उस समाज का, उन लोगों का ज़्यादा है जिनकी भागीदारी राजनीति में ना के बराबर है। एक परिवार के 100 आदमियों को आपसे वोट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं 100 आदमियों में से अगर एक आदमी भी आप चुनाव में खड़ा करते हैं तो वो वोट मांगने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी, वो आदमी खुद से देखेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि हमें ज़रूरत है मानसिकता को दूर करने की। हम एक बार अगर ये सोच बदलने में कामयाब हुए कि ये लोग जो इस्तेमाल करते आ रहे हैं आप लोगों को, अब मत इस्तेमाल होना आगे, अपना अस्तित्व, अपनी खुद की जो आपकी खूबियां हैं उनको पहचानो, आगे बढ़ो। बाबा साहब ने अकेले, मैं बाबा साहब के बारे में एक छोटी सी बात बताऊँ आपको। बाबा साहब जब विदेश में डायरेक्टर हुआ करते थे, वो अमेरिका के अंदर किसी यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें उनका पियोन भी जो है पानी का गिलास वो साइड में रख के चला जाता था। पानी का गिलास भी, मतलब बाबा साहब वहाँ बैठे हुए हैं, वो सर्टिफिकेट पे साइन करके देते हैं, तभी एक बच्चा इंजीनियर बनता है, निकलता है। उस साइन से उनको गुरेज नहीं था, हस्ताक्षर से गुरेज नहीं था, क्योंकि उनके बच्चे की जिंदगी बनती थी। पर वही बच्चा बाबा साहब की कलम को छू ले तो वो अछूत हो जाता था।
आपको क्या इस सोच का परिवर्तन लाना आज समाज में बहुत जरूरी है? जाते जाते धवरिया जी, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। नोटबंदी हुई, इस नोटबंदी में दलित मारा जाएगा या दलितों के जीवन में कोई सुधार आएगा? चलते चलते आप इसका उत्तर दें। देखिए, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी सराहना भी करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये फैसला बहुत अच्छा था नोटबंदी का, परंतु जो व्यवस्था थी वो बहुत खराब थी। आज भी आप देखें कि लोग लाइन में लगे हुए हैं। पैसा जमा कराना एक अलग बात है, क्योंकि नोटबंदी हो गई है तो भैया वो पैसा खराब हो गया, सिर्फ बैंक में जमा हो सकता था। बट पैसा निकालना वो भी उनको उतना नहीं मिल पाया। आप एक परिवार से अगर जाके देखें, जो 10,000 में चूल्हा चाकी चलाता था, अपनी रसोई चलाता था, उस आदमी को पूरे महीने में 4,000 रुपये मिले, वो भी कम से कम 10 बार जाके लाइन में लगने कुल मिलाकर के धवाड़िया जी यह कह सकते हैं कि जितने दल हैं इस देश में, जितने दलान हैं, जितने दलपति हैं, इन तमाम लोगों ने दलितों के हितों के साथ मजाक किया, खिलवाड़ किया। स्वराज खबर लाइव पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम आपके लिए धवाड़िया जी को हम बुलाते रहेंगे, इनके संघर्षों को आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जैसा इन्होंने भरोसा दिलाया आपको, नई पीढ़ी के नेता हैं, नई पीढ़ी तमाम प्रकार के कालबाह्य प्रयोग, कालबाह्य प्रक्रिया, उसकी निष्पत्तियों से वाकिफ हैं, नई प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। इसकी राजनीति और इनकी चेतना के केंद्र में हाशिए की पड़ी हुई जिंदगी है, और जो लगातार जिनके सवाल सनातन बने हुए हैं, वे सनातन सवाल समाधान तक पहुंचे, नई पीढ़ी हस्तक्षेप की तरफ बढ़ी है। स्वराज खबर लाइव के इस चौपाल में हम धवाड़िया जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से आपने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहिर की। उम्मीद है कि जैसे जिंदा जमात बहुत दिन तक इंतजार नहीं करती है, धवाड़िया इंतजार ना करते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाया है। इनका कदम मंजिल तक पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धवाड़िया जी, पुनः आपका आभार है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। फिर आपसे मेरी बातचीत जारी रहेगी।